वेलकम बच्चों इन दिस नेक्स्ट लेक्चर ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम। और आज का जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस के बारे में बात करेंगे। तो बच्चों ऐसा है कि हमारे पास यहाँ एक सामने वर्ड लिखा हुआ है हेलमिन्थ्स। हमारे पास दो फाइला है अभी। एक फाइलम हमारे पास रहेगा प्लेटीहेलमिन्थेस और एक फाइलम हमारे पास इसके बाद जो नेक्स्ट वाला है उस फाइलम का नाम है निमेटहेलमिन्थेस। ये नाम मैंने पहले आपको नहीं बताया है। इसी फाइलम का नाम एस्केहेलमिन्थेस भी है या इसी फाइलम का नाम निमेटोडा भी है। तो ये तीनों हमारे पास एक ही फाइलम के अलग अलग नाम हैं। और ये जो दोनों हमारे पास फाइलम है प्लेटीहेलमिन्थेस और निमेटोडा या एस्केहेलमिन्थेस, इन दोनों के जो मेंबर्स हैं उनको हम हेलमिन्थ्स कहते हैं। ये जो वर्ड ऊपर लिखा हुआ है हेलमिन्थ्स कहते हैं। ये फाइलम हमारे लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इन दोनों फाइलम में प्लेटीहेलमिन्थेस और जो नेक्स्ट हमारा फाइलम है निमेटोडा एस्केहेलमिन्थेस, इसके जितने भी मेंबर्स हैं वो मोस्टली पैरासाइट्स हैं और इनमें से कई सारे ह्यूमन में भी पैरासाइट्स हैं और कई तरह की डिजीज़ेज़ कॉज करते हैं। तो ऐसे में इनकी स्टडी करना हमारे लिए क्लासिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू के अलावा हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू, क्लिनिकल एस्पेक्ट्स जो हैं उसके लिए, उस वजह से भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट फाइलम है दोनों। और एक पूरी ब्रांच है हेलमिन्थोलॉजी। और ये जो दोनों फाइलम हैं इनकी स्टडी को हम हेलमिन्थोलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ प्लेटीहेलमिन्थेस और जो दूसरा हमारा है एस्केहेलमिन्थेस, इनकी कंबाइंड स्टडी को हम हेलमिन्थोलॉजी कहते हैं। पर्टिकुलरली इसमें आपको ध्यान रखना है कि मोस्ट ऑफ द मेंबर्स जो हैं वो पैरासाइट्स हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम। पहला जो फाइलम है वो प्लेटीहेलमिन्थेस अभी कर लेते हैं और जो हमारा अगला लेक्चर होगा या उसके अगला लेक्चर जैसा भी होगा उसमें हम एस्केहेलमिन्थेस के बारे में भी बात करेंगे। सो लेट्स बिगिन विथ प्लेटीहेलमिन्थेस। इसमें बच्चों ये जो वर्ड आ रहा है प्लेट यानी कि फ्लैट, तो प्लेटीहेलमिन्थेस के जितने भी मेंबर्स हैं उन्हें हम फ्लैट वर्म्स कहते हैं क्योंकि इनकी जो बॉडी है वो बिल्कुल इस तरह से एक कोई लीफ, किसी प्लांट की कोई लीफ जिस तरह से फ्लैट लीफ होती है उस तरह की इनकी ये फ्लैट बॉडी होती है। डोर्सो वेंट्रली फ्लैटन, डोर्सो वेंट्रली फ्लैटन्ड बॉडी है और अंदर किसी भी तरह की कोई कैविटी यानी कि सिलोम जो है वो भी एब्सेंट है। और इसी वजह से इस फाइलम के जो मेंबर्स हैं उन्हें हम प्लेटीहेलमिन्थेस और फ्लैट वर्म्स कहते हैं। अब जैसा कि हम क्लासिफिकेशन में स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे हैबिटेट। तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें मोस्टली जो हैं वो एंडोपैरासाइट्स हैं इंक्लूडिंग ह्यूमंस। दूसरे एनिमल्स में भी हैं और ह्यूमन में भी है। और फ्यू मेंबर्स जो हैं वो फ्री स्विमिंग हो सकते हैं। और जो फ्री स्विमिंग है, आई करेक्ट इट, इट्स नॉट फ्री स्विमिंग, आई शुड से, जो पैरासाइट नहीं है तो फिर उसके लिए जो वर्ड होगा वो फ्री लिविंग है। तो कुछ है कि इसमें फ्री लिविंग भी हैं और जो मेंबर्स फ्री लिविंग है वो फिर एक्वेटिक होते हैं। और एक्वेटिक दोनों ही कंडीशन में है, मराइन में भी हैं और फ्रेश वाटर में भी है। लेकिन बच्चों आपको इनके इस फ्री लिविंग वाली स्टेट पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा और एग्ज़ाम में क्वेश्चन में यही पूछा जाएगा। आपको यही ध्यान रखना है कि प्लेटीहेलमिन्थेस के जो मेंबर्स हैं वो मोस्टली
एंडोपैरासाइट्स हैं। तो ये हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा, आपको यही ध्यान रखना है कि दे आर मोस्टली एंडोपैरासाइट। और जो फ्री लिविंग है वो आपके सामने आ जाएंगे, उनके एग्जाम्पल मैं आपको बता दूंगा। और आगे बढ़ते हैं, अब हम इनके बेसिक कैरेक्टर्स की बात करें, जैसा कि हम हर बार करते हुए आ रहे हैं कि हैबिट और हैबिटेट के बाद जो नेक्स्ट पॉइंट हमें डिस्कस करना है वो इनके बेसिक कैरेक्टर। और बेसिक कैरेक्टर में पहला पॉइंट हो जाएगा कि दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो इनमें तीनों ही जर्म लेयर्स प्रेजेंट है, एक्टोडर्म भी है, मीजोडर्म भी है और इनमें एंडोडर्म भी है। और अब आपको यहाँ एक ये पॉइंट भी ध्यान रखना है कि पहली बार मीजोडर्म आई है। इससे पहले 3 फाइलम पढ़ लिया हमने, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा, उनमें मीजोडर्म एब्सेंट थी। तो यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि प्लेटीहेलमिन्थेस से मीजोडर्म की शुरुआत हो जाती है। इसके अलावा इनमें ऑर्गन लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। और बताओ बच्चों, आगे अगला पॉइंट क्या रहेगा हमारा, सिमेट्री का। तो सिमेट्री इनमें बाइलेटरल सिमेट्री है। तो ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो गया, इसी फाइलम से पहली बार बाइलेटरल सिमेट्री आ जाएगी। तो बाइलेटरल सिमेट्री की शुरुआत भी फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस से होगी। इसके बाद ये एसिलोमेट है, सिलोम अभी इनमें नहीं आई है। प्रोटोस्टोमिया में आएंगे ये, प्रोटोस्टोमिया। और बॉडी जो है इनकी अनसेगमेंटेड है। ये सेगमेंटेशन मैंने अभी आपको पढ़ाया नहीं है, और इसी में मैं आपको आगे जब टैपवर्म आएगा उस समय सेगमेंटेशन के बारे में भी बात कर लेंगे हम। और जो इनका बॉडी प्लान है वो ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान है। तो बच्चों किन किन में ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान मिलता है, तो हमारे पास 3 फाइलम है। पोरीफेरा में नहीं होगा, पोरीफेरा में सेल एग्रीगेशन टाइप का बॉडी प्लान है। सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा और प्लेटीहेलमिन्थेस में ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान रहेगा। तो चलें आगे बढ़ते हैं हम, और अब हम बात करते हैं कि इनमें से किसी एक रिप्रेजेंटेटिव एनिमल को ले लेते हैं। तो यहाँ ये जो डायग्राम मैंने आपको बना के बताया है, ये लिवर फ्लूक का डायग्राम बनाया है। इसका साइंटिफिक नेम है फेशियोला हिपेटिका, फेशियोला हिपेटिका, और जो कॉमन नेम है इसका वो है लिवर फ्लूक। और ये जो एनिमल है ये एंडोपैरासाइट है। शीप और जो गोट्स, बकरियां जो होती है, उनमें ये उनके लीवर में रहता है ये। तो उनके लीवर में ये एंडोपैरासाइट है, और इसी कारण इसका नाम दिया है हमने लिवर फ्लूक। फ्लूक का मतलब फ्लैट बॉडी, लीफ लाइक बॉडी जिसकी होगी। तो ये देखिए आप यहाँ पे, ये जो डायग्राम ए है ये पूरा एनिमल दिखाई दे रहा है आपको, होल एनिमल बाहर से दिखाई दे रहा है। इसमें यहाँ ऊपर की तरफ माउथ होगी, और माउथ के बाद बच्चों देखो ये इसकी एलिमेंट्री कैनाल है। ये जो ग्रीन कलर का पूरा पोर्शन आपको ये दिखाई दे रहा है, ये पूरा का पूरा इनकी एलिमेंट्री कैनाल है। और आप देखिए बच्चों कि एलिमेंट्री कैनाल की शुरुआत कैसे हो रही है इनमें, कि ये यहाँ से इनकी फेरिंग्स होगी, और उसके बाद एलिमेंट्री कैनाल के 2 पार्ट हो गए, एक ये और एक ये। यहाँ पे ये माउथ है, पर आगे नीचे जाके ये यहाँ कहीं इसमें एनस नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो खाना जो है वो ये माउथ से अंदर लेंगे, और उसके बाद यहाँ पे उस फूड का डाइजेशन हो जाएगा। और डाइजेशन के बाद अगर कोई अनडाइजेस्टेड फूड है तो वो अनडाइजेस्टेड फूड इसी माउथ से वापस बाहर निकलेगा। ऐसा हमने सिलेंट्रेटा में भी देखा, ऐसा टिनोफोरा में भी होता है, और ऐसा प्लेटीहेलमिन्थेस में भी होता है। तो इस तरह का जो बॉडी प्लान है, मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया कि हम इसको ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान कहते हैं। तो यहाँ पर ये माउथ हो गया, और अगर माउथ के आप आसपास यहाँ देखें तो यहाँ पर ये बच्चों आपको एक सकर दिखाई दे रहा है। सकर्स जो होते हैं वो पैरासाइट्स में एक बड़ी कॉमन चीज़ है, क्योंकि पैरासाइट्स जो हैं वो होस्ट की बॉडी में रहेंगे, तो बॉडी में उनको कहीं चिपकने के लिए, अटैच रहने के लिए इस तरह के स्ट्रक्चर्स की रिक्वायरमेंट होती है। सकर्स के अलावा हुक्स भी होते हैं कईयों में। तो ये आपको बड़ा ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, आपको ध्यान रखना है कि दे हैव सकर्स। तो एक तो ये यहाँ पे मुंह के पास में भी सकर है, और ये
यहाँ नीचे की तरफ एक जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, सॉरी, ये इसको हम एसिटेबुलम कहते हैं। ये आपसे एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा एसिटेबुलम बस, लेकिन ये भी एक तरह का शक्कर ही है। पीछे या नीचे आपको एक ओपनिंग दिखाई दे रही है, तो ये एक्सक्रीटरी पोर है। अब आप में से कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि ये एक्सक्रीटरी पोर है, क्या ये एनस है? तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए बच्चों कि एक्सक्रीटरी पोर का मतलब एनस नहीं है। क्लियरली अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट बिठाएं। कई सारे बच्चे ये गलती करते हैं, जब हम क्लास में पढ़ाते हैं तो वो हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं यहाँ क्लियर कर देता हूँ कि जब हम खाना खाते हैं तो खाना पहले एलिमेंट्री कैनाल में जाएगा, इंटेस्टाइन में जाएगा। इनके पास भी है, ये देखो, ये रही इनकी इंटेस्टाइन, ये इनकी इंटेस्टाइन ही है। ये अलग बात है कि इनकी इंटेस्टाइन आगे जाके इधर और इधर दो पार्ट में, ये एक इस तरफ ब्रांच है इसकी और एक इस तरफ ब्रांच है। लेकिन आप ये देखिए कि इंटेस्टाइन आगे जाके ये यहाँ पे ब्लॉक हो गई है और इसकी बाहर की तरफ कोई ओपनिंग नहीं है। पर नॉर्मली जैसे इवन हमारे ह्यूमन बींग्स में भी ऐसा ही है कि खाना हमारा जैसे ही एलिमेंट्री कैनाल में जाएगा तो एलिमेंट्री कैनाल पीछे बाहर की तरफ जाके खुलेगी और उस ओपनिंग को हम एनस कहेंगे। और व्हाट कम्स आउट फ्रॉम द एनस, तो आपको ये ध्यान रखना है कि अनडाइजेस्टेड फूड जो है हमारा, जिसको हम डाइजेस्ट नहीं कर पाए, वो फूड जो बाहर निकलेगा, जिस ओपनिंग से बाहर निकलेगा, उस ओपनिंग को हम एनस कहते हैं। वो हमारा भले ही वेस्ट है, लेकिन वो हमारा एक्सक्रीटरी मटेरियल नहीं है। एक्सक्रीटरी मटेरियल से मेरा मतलब होता है नाइट्रोजिनस वेस्ट। जैसे हमारी बॉडी में यूरिन जहाँ से बाहर निकलेगा, तो जो यूरिन के बाहर निकलने की जो ओपनिंग है, उस ओपनिंग को हम एक्सक्रीटरी पोर कहेंगे। तो सभी एनिमल्स में, जिनमें भी अभी तक तो किसी में आया नहीं था, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा में, तो एक्सक्रीशन के लिए मैंने बताया था कि उनकी जनरल बॉडी सरफेस से ही एक्सक्रीशन हो जाता है, क्योंकि बॉडी की सारी सेल्स पानी के कांटेक्ट में रहती है। तो वो सेल अमोनिया जो भी नाइट्रोजिनस वेस्ट बनाती है, वो उन सेल्स से डिफ्यूजन से डायरेक्टली बाहर पानी में निकल जाता है। लेकिन अब आगे से ऐसा नहीं होगा। आगे से नाइट्रोजिनस वेस्ट्स को निकालने के लिए 3 तरह के मेन नाइट्रोजिनस वेस्ट्स होते हैं, वो भी अपने दिमाग में आप बिठा के रखें। वैसे तो एक्सक्रीटरी सिस्टम का चैप्टर में बाद में पढ़ूंगा आपको, अभी के लिए आप इतना याद रखें, अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड, ये 3 मेन नाइट्रोजिनस वेस्ट्स होते हैं। इसके अलावा कुछ अमाइनो एसिड्स भी होते हैं, इवन इनमें प्लेटीहेल्मिन्थेस में, वो सारे एसेसरी होंगे और इनकी डिटेल में अभी हम बात नहीं करेंगे कि और कितनी तरह के नाइट्रोजिनस वेस्ट्स होते हैं। वो तो जो हमारा चैप्टर आएगा एक्सक्रीटरी सिस्टम का, उसी समय हम उनके बारे में बात करेंगे। तो मेरे ख्याल से आपके दिमाग में ये कन्फ्यूजन अब आगे से नहीं रहना चाहिए कि ये एक्सक्रीटरी पोर और एनस एक ही है क्या। तो कि नहीं, बिल्कुल एक नहीं है, बिल्कुल 2 अलग अलग चीज़ें हैं। एलिमेंट्री कैनाल की बाहर कोई ओपनिंग है जहाँ से अनडाइजेस्टेड फूड बाहर निकलेगा, जिसको हम पचा नहीं पाए, उसको वापस बाहर निकालना ही पड़ता है, तो उस ओपनिंग को हम एनस कहते हैं। अब इसमें एनस नहीं है, क्योंकि इसमें जहाँ यहाँ ऐसा मटेरियल इसके पास भी होगा जिसको ये डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, पर वो यहाँ पीछे से कहीं से बाहर नहीं निकलेगा बच्चों, वो इसके माउथ से ही वापस बाहर निकलेगा। तो अब आपको ये ध्यान रखना है कि जो एक्सक्रीटरी पोर है वो अलग चीज़ है और एनस बिल्कुल अलग चीज़ है। तो ये इस तरह से आपको एनिमल दिखाई दे रहा है। ये इसको मैं यहाँ से इंटेस्टाइन को अभी लेवल को हटा देता हूँ, मुझे राइट साइड में स्पेस की रिक्वायरमेंट होगी, इसलिए हटा रहा हूँ मैं उसको। तो आप देखिए कि ये इसमें यहाँ पर एक्सक्रीटरी पोर हो गया, और एक इसमें यहाँ पर और ओपनिंग है जिसे हम गोनोपोर कहेंगे। ये यहाँ पे एक और ओपनिंग आपको दिखाई दे रही है, ये गोनोपोर है। अब आप बोलोगे ये कौन सी नई ओपनिंग आ गई, गोनोपोर क्या होता है? तो बच्चों, गोनोपोर भी एनिमल्स में आएगा। हमारे पास मेन 3 तरह की ओपनिंग्स होती है। एक एनस, जहाँ से अनडाइजेस्टेड फूड बाहर निकलेगा। एक एक्सक्रीटरी पोर, जहाँ से नाइट्रोजिनस वेस्ट, मतलब अभी हम आम बोलचाल की भाषा में कहें तो जहाँ से यूरिन बाहर निकलेगा। वैसे यूरिन वर्ड जो है वो सिर्फ हम वर्टिब्रेट्स में ही काम में लेते हैं ये वर्ड, बाकी इनवर्टिब्रेट में हम उसे यूरिन नहीं कहेंगे, हम उसे नाइट्रोजिनस वेस्ट कहेंगे। लेकिन तो अभी इसको इस तरह से समझ सकते हैं। तो अब तीसरी ओपनिंग हमारे पास जो ये है यहाँ, ये गोनोपोर है। गोनोपोर वो ओपनिंग होगी बच्चों जहाँ से गैमीट्स बाहर आते हैं, जहाँ से स्पर्म्स बाहर आते हैं या जहाँ से एग्स बाहर आएंगे। तो जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं हमारी बॉडी के अंदर, उनकी जो बाहर ओपनिंग्स होगी,
उन ओपनिंग्स को हम गोनोपोर कहेंगे। अब इसमें ऐसा भी होगा कि जिन एनिमल्स में सेक्सेस सेपरेट होंगे, मेल अलग होगा और फीमेल अलग होगा, तो फिर उनमें एक मेल गोनोपोर हो जाएगा और एक उनमें फीमेल गोनोपोर हो जाएगा। तो ये भी इस तरह से आगे आएगा। और अब जैसे ये फेशियोला हिपेटिका है, ये तो बाइसेक्सुअल होता है, हर्मेफ्रोडाइट है, इसमें तो मेल फीमेल अलग है ही नहीं, तो फिर ये सिर्फ इसको इस केस में हम इसको मेल गोनोपोर या फीमेल गोनोपोर नहीं कहेंगे, हम इसको सिर्फ गोनोपोर कहेंगे। ओके, तो ये आपको यहाँ इसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी देखने को मिली और आपने देखा कि इसमें ये यहाँ पर ऊपर एक माउथ है, फिर यहाँ पर एक ये गोनोपोर है और गोनोपोर के बाद देखो यहाँ पे इसमें एक शक्कर, इसके पास 2 शक्कर हैं टोटल, जिससे ये अपनी होस्ट की बॉडी से चिपक जाता है। तो एक तो ओरल शक्कर है जो मुंह के पास में है और एक ये वेंट्रल शक्कर है वेंट्रल साइड में, जिसको हम एसिटेबुलम कहते हैं। ये 2 तो शक्कर्स हो गए। शक्कर्स आपको ध्यान रखना है कि जितने भी पैरासाइट्स होते हैं उनमें एक कॉमन फीचर है कि या तो उनमें शक्कर्स पाए जाएंगे या हुक्स पाए जाएंगे, कुछ ना कुछ उनमें रहता है। और पीछे की तरफ ये एक्सक्रीटरी पोर हमें दिखाई दे रहा है, अंदर इनकी एक एलिमेंट्री कैनाल भी दिखाई दे रही है हमें। अब हमें पढ़ना तो है इसकी बॉडी वॉल, क्योंकि जो नेक्स्ट कैरेक्टर आता है वो हमारा बॉडी वॉल का आएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों कि ये जो हमारे पास एनिमल है इसका यहाँ से देखो ऐसे क्रॉस सेक्शन काटूंगा मैं एक, इस तरह से सपोज हमने इसका सेक्शन काटा है और सेक्शन काटने के बाद हमारा व्यू जो होगा वो इधर इस तरफ से व्यू होगा। तो इस तरफ से हम इस एनिमल को देखेंगे। तो अब आप राइट साइड में आ जाइए और ये जो हमारा डायग्राम बी है ये इसका क्रॉस सेक्शन है। ध्यान से समझना आप अच्छे से इसको। मैंने ये देखो फिर से यहाँ से काट दिया है, इसको इस तरह से काटा है और काटने के बाद जो व्यू है वो हमारा इधर से रहेगा। ये चीज़ें आपको समझनी बहुत ज़रूरी है, ये चीज़ें इमेजिन करना पड़ेगा आपको कि हमने कहाँ से सेक्शन काटा और किधर से हम देख रहे हैं। तो अब हम क्या इसको न तो ऊपर से देख रहे हैं न नीचे से देख रहे हैं, बल्कि यहाँ से इस जगह से जब हमने इसको काट दिया है, यहाँ से हमने काटा है, तो काटने के बाद अब ये इस तरफ से हम इसको देख रहे हैं। ये जो मैंने एरो बनाए हैं आप इधर से ध्यान देना कि इधर से देख रहे हैं हम। तो और ये जो पीछे वाला ये वाला जितना भी हिस्सा है इसको तो मैंने काट के फेंक दिया और फेंकने के बाद अब मैं इसको इधर से देख रहा हूँ। तो देखिए हमें इसमें क्या क्या दिखाई दे रहा है। सबसे पहले हमें इसकी ये बॉडी वॉल दिखाई दे रही है। तो इसकी बॉडी वॉल में यहाँ पे मैंने 3 लेयर्स बनाई हैं। इसमें से ये जो सबसे बाहर वाली लेयर है बच्चों, इस सबसे बाहर वाली लेयर को हम टेग्यूमेंट कहते हैं। ये यहाँ थोड़ा गलती से इंटेग्यूमेंट लिख दिया है, तो आपको ध्यान रखना है ये टेग्यूमेंट है और थिक क्यूटिकल है, इसलिए हम इसे टेग्यूमेंट कहते हैं। स्किन की सरफेस पर कोई भी अलग से अगर लेयर होती है जो प्रोटीन या किसी दूसरे मटेरियल से बनी हो, नॉन सेलुलर लेयर हो तो उसे हम क्यूटिकल कहते हैं। और क्योंकि यहाँ ये क्यूटिकल थिक है तो हम इसे टेग्यूमेंट कहेंगे। और इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि ये प्रोटीन से बनी हुई है, पर्टिकुलरली स्क्लेरोप्रोटीन है, तो एक तरह से ये प्रोटेक्टिव नेचर की होती है। और इंटेग्यूमेंट का एक खास आपको फंक्शन ध्यान रखना है कि इसमें से जितने भी पैरासाइट्स हैं, कई पैरासाइट्स ऐसे भी हैं जैसे लीवर फ्लूक तो चलो लीवर में रहता है, लेकिन कई सारे पैरासाइट्स ऐसे भी हैं बच्चों जो इंटेस्टाइन में रहते हैं। इंटेस्टाइन में रहने का सबसे बड़ा खतरा ये है कि वहाँ जब भी कोई पैरासाइट रहेगा तो जो होस्ट के डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो कहीं खुद पैरासाइट को डाइजेस्ट नहीं कर ले। अब बड़ी मज़ेदार बात है, बड़े छोटे छोटे साइज़ के ये जो हैं पैरासाइट्स होते हैं, लेकिन ये एलिमेंट्री कैनाल में ज़िंदा रह जाते हैं और कोई डाइजेस्टिव एंजाइम इनके ऊपर एक्ट नहीं करता है। तो क्यूटिकल यहाँ एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। ये क्यूटिकल इस पैरासाइट को होस्ट के डाइजेस्टिव एंजाइम से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है और इस क्यूटिकल के होते हुए, इस इंटेग्यूमेंट के होते हुए डाइजेस्टिव एंजाइम्स एक्ट नहीं कर पाते और इसका डाइजेशन नहीं होता है, ये अपने आप को बचा लेता है। देखो बच्चों, यहाँ से दोनों जो चैप्टर हम पढ़ेंगे, दोनों जो फाइलम पढ़ेंगे, प्लेटीहेलमिन्थेज और निमेटोहेलमिन्थेज जो अगला हमारा है, इनमें बच्चों पैरासिटिक अडेप्टेशंस पर आपको विशेष ध्यान देना है कि इनमें कौन कौन से पैरासिटिक अडेप्टेशंस हैं, इन द सेंस कि इनमें ऐसे कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनकी वजह से ये एक सक्सेसफुल पैरासिटिक लाइफ लीड करते हैं, और ऐसे कैरेक्टर्स को हम पैरासिटिक अडेप्टेशंस कहेंगे। और जहाँ तक मैं सोचता हूँ कि अब तक 2 पैरासिटिक अडेप्टेशंस हमने स्टडी कर लिया है। पहला
प्रेजेंस ऑफ सकर्स एंड हुक्स, ये एक पैरासिटिक अडेप्टेशन हो गया। और दूसरा इनकी ये जो थिक क्यूटिकल है ये भी एक पैरासिटिक अडेप्टेशन हो गया। एनीवे आगे बढ़ते हैं। इस टेग्यूमेंट के बाद ये यहाँ पे इनकी एपिडर्मिस होती है, एपिडर्मिस होती है। और इस एपिडर्मिस के बाद इन तीसरी जो ब्लू कलर की लेयर है ये बच्चों मसल्स की लेयर है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अभी। और ये तीनों लेयर मिलके हमारी बॉडी वॉल को बनाती है। तो इसकी बॉडी वॉल में ये इस तरह से 3 लेयर्स है। उसके बाद आप बता सकते हो कि ये 2 ग्रीन कलर के सर्कल्स क्या दिखाई दे रहे हैं बच्चों? ये इसकी इंटेस्टाइन है। क्या हुआ कि जब हमने यहाँ से सेक्शन काटा है, इस जगह से सेक्शन काटा है, तो सेक्शन काटते समय ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा आएगा ही। तो ये जो दोनों एरिया है वो आपको ये यहाँ दिखाई दे रहे हैं, राइट साइड में इस डायग्राम में दिखाई दे रहे हैं। समझ में आ गया? तो क्योंकि जब बॉडी का क्रॉस सेक्शन काटा तो इंटेस्टाइन का भी क्रॉस सेक्शन कटेगा। तो ये राइट साइड में ये जो दोनों आपको ग्रीन कलर के सर्कल्स दिखाई दे रहे हैं ये इसके इंटेस्टाइन है। और अब देखो बच्चों, ये जो पर्पल कलर का एक टिश्यू आपको यहाँ दिखाई दे रहा है ये इनकी पूरी की पूरी मेसोडर्मल टिश्यू है। क्योंकि इनमें मेसोडर्म आ गई है, लेकिन मैंने शुरू के चैप्टर में भी पढ़ाया था कि मेसोडर्म होते हुए भी इनमें सिलोम नहीं बनती। तो सिलोम नाम की कोई चीज़ नहीं है इनमें। इनकी बॉडी वॉल और इनकी एलिमेंट्री कैनाल के बीच का ये जो आपको स्पेस दिखाई दे रहा है ये सारा स्पेस एक लूज मेसोडर्मल टिश्यू से भरा हुआ रहता है। इस लूज मेसोडर्मल टिश्यू को हम मीजेनकाइम या पेरेनकाइमा कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि ये एक तरह का लूज मेसोडर्मल टिश्यू है। लूज इसलिए कि सेल्स दूर दूर है और सेल्स के बीच में काफ़ी गैप है। और वो जो गैप होगा आपको ध्यान रखना है कि उस गैप में टिश्यू फ्लूइड भरा रहेगा। और इस टिश्यू फ्लूइड की भी इम्पोर्टेंस है बच्चों। इस एनिमल में अभी ब्लड वस्कुलर सिस्टम नहीं आएगा। ब्लड वस्कुलर सिस्टम की शुरुआत आगे एनिलिडा से जाके होगी। और न इनकी बॉडी के अंदर पानी भी फ्लो करता है। तो अब देखो एक बड़ा मज़ेदार बात हो गई कि पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा, वहाँ तो क्या है कि बड़े सिंपल एनिमल थे, वो डिफ्यूजन से सारा काम चल जाता था, उन्हें ब्लड वस्कुलर सिस्टम की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। और रही बात अगर गैशियस ट्रांसपोर्टेशन की, तो याद करें पोरीफेरा और सिलेंट्रेटा में दोनों में बॉडी में पानी अंदर आएगा तो उस पानी के साथ ऑक्सीजन आएगी और वो पानी जब बाहर जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर चला जाता है। इस तरह का जो ट्रांसपोर्टेशन का काम है वो यहाँ पानी तो होगा ही नहीं है, तो पैरासाइट है। तो ये इनके सराउंडिंग में वाटर नहीं है, तो इनको ट्रांसपोर्टेशन बॉडी के एक पार्ट से दूसरी पार्ट तक ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड या वेस्ट मटेरियल या न्यूट्रिएंट्स, ज़रा सोचिए आप कि ये इसके एलिमेंट्री कैनाल है। अब इस एलिमेंट्री कैनाल में फूड का डाइजेशन होगा। अब यहाँ पे कोई सेल है तो इस सेल को वो डाइजेस्टेड फूड अवेलेबल कैसे होगा? यहाँ पे कोई सेल है, यहाँ पे कोई सेल है, तो ऑब्वियसली मैकेनिज्म बड़ा सिंपल है कि जो कुछ भी डाइजेस्ट होगा वो एब्जॉर्ब होकर यहाँ बाहर आ जाएगा। तो वो बाहर कहाँ आया? बाहर बच्चों वो टिश्यू फ्लूइड में आएगा और उस टिश्यू फ्लूइड से वो जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो इनका टिश्यू फ्लूइड है यही टिश्यू फ्लूइड इनका ब्लड वस्कुलर सिस्टम का काम करेगा। अगला जो फाइलम आएगा हमारा निमेटोडा, उसमें एक सूडोसिलोम होगी, मैंने पढ़ा चुका हूँ आपको पहले। उस सूडोसिलोम में एक सूडोसिलोमिक फ्लूइड भरा रहेगा, तो वो सूडोसिलोमिक फ्लूइड ही ट्रांसपोर्टेशन का काम करेगा। और फिर अगला फाइलम आएगा एनिलिडा। एनिलिडा से तो ब्लड वस्कुलर सिस्टम आ जाएगा, तो ट्रांसपोर्टेशन का जो काम होगा वो ब्लड वस्कुलर सिस्टम से हो जाएगा। तो समझ में आई बात आपको कि ये टिश्यू फ्लूइड यहाँ एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्या रोल प्ले करता है? मटेरियल्स का जो वेस्ट्स बनेंगे, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और इवन अगर किसी किसी में गैसेस, मैं बताऊंगा सभी रेस्पिरेशन नहीं करते हैं, अभी आ रहे हैं अपन उस रेस्पिरेशन वाले पॉइंट पे, तो इवन गैसेस का भी ट्रांसपोर्टेशन करेगा। तो ये फिर से रिपीट करता हूँ, ये टिश्यू हमारे लिए यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये एक लूज मेसोडर्मल टिश्यू है। इस लूज मेसोडर्मल टिश्यू को हमने 2 नाम से हम इसको जानते हैं, मीजेनकाइम और पेरेनकाइमा। अब यहाँ पे भी आप कंफ्यूज हो सकते हो कि जो पोरीफेरा मैंने आपको पढ़ाया था, तो पोरीफेरा में भी बाहर
पिनेकोडर्म और अंदर जो कोएनोडर्म थी उनके बीच में एक जो नॉन सेलुलर जिलेटिनस लेयर है उसे भी हमने वहाँ पे मेसेनकाइम नाम दिया था। हाँ, सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा में उस लेयर को हमने मीजोग्लिया कहा था। अब यहाँ पे वापस मेसेनकाइम आ गई, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों जगह हम इसको मेसेनकाइम नाम देंगे। पोरीफेरा में भी एक मेसेनकाइम है लेकिन वो नॉन सेलुलर है, और यहाँ जो मेसेनकाइम है वो नॉन सेलुलर नहीं है, ये तो एक लूज टिश्यू से बना हुआ है और इसको हम यहाँ पेरेनकाइमा भी कहते हैं। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं और अब हम आ जाते हैं इसकी बॉडी वॉल को एक बार फिर से देख लें, क्योंकि अभी हमने देखा है कि बॉडी वॉल में 3 लेयर है। एक लेयर इंटेग्यूमेंट है, दूसरी लेयर एपिडर्मिस है और तीसरी लेयर मसल लेयर है। तो मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको बॉडी वॉल के बारे में बता देता हूँ। ये देखिए बॉडी वॉल में सबसे बाहर की तरफ तो हमें क्यूटिकल दिखाई दे रही है, और क्यूटिकल के बाद ये एपिडर्मिस है। क्यूटिकल के लिए मैंने आपको बता ही दिया पहले से कि ये जो है इसका मेन फंक्शन आपको ध्यान रखना है कि ये प्रोटेक्टिव नेचर की है और प्रोटेक्ट अगेंस्ट डाइजेस्टिव एंजाइम्स ऑफ होस्ट। करेक्ट। अब आते हैं अपन एपिडर्मिस के बारे में बात करते हैं। तो बच्चों इस एपिडर्मिस को आप देखिए कि यहाँ पे ये हमें एक कंटिन्यूस लेयर साइटोप्लाज्म की दिखाई दे रही है। ये साइटोप्लाज्म है और ये कई सारे इसमें यहाँ पे जो ब्लैक कलर के में डॉट्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये न्यूक्लियस है। इनके एपिडर्मिस की ये खासियत है कि जो एपिडर्मिस है वो सिंसाइशियल है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन बनता है, व्हाट यू मीन बाय सिंसाइशियल। तो जब भी कहीं आपको एक कंटिन्यूस लेयर साइटोप्लाज्म की दिखाई दे और मल्टी न्यूक्लिएटेड, तो उसे हम सिंसाइशियम कह सकते हैं। मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। देखो ऐसा हुआ है कि जो एम्ब्रियोनिक लाइफ है उस एम्ब्रियोनिक लाइफ में यहाँ पे कई सारी इस तरह की सेल्स होती है। ये देखिए एक दूसरे से टाइटली चिपकी हुई सेल्स हैं। हर सेल में एक न्यूक्लियस होगा और उसमें जो है ये उनका साइटोप्लाज्म है। ये एपिडर्मिस एम्ब्रियोनिक लाइफ में इस तरह की दिखाई देती है। पर देखिए बाद में क्या होगा कि इनके बीच की जो मेम्ब्रेन है ये देखो ये यहाँ ये डिज़ोल्व हो जाएगी, और जब ये बीच की मेम्ब्रेन इस तरह से डिज़ोल्व हो जाएगी फिर क्या बचेगा? मल्टीपल सेल्स तो बचेगी ही नहीं। क्या बचेगा? तो कि एक कंटिन्यूस लेयर साइटोप्लाज्म की हो जाएगी और उसमें इस तरह से कई सारे न्यूक्लियस होंगे। तो इस तरह की लेयर को हम सिंसाइशियल लेयर कहेंगे। तो इनकी एपिडर्मिस कैसी है बच्चों? आपको एपिडर्मिस में अलग अलग सेल्स नहीं मिलेगी। आपको एपिडर्मिस एक कंटिन्यूस लेयर से बनी हुई है, साइटोप्लाज्म की कंटिन्यूस लेयर, और उसमें खूब सारे न्यूक्लियस होंगे। खूब सारे न्यूक्लियस क्यों है? खूब सारे न्यूक्लियस से ही हमें ये पता चल रहा है कि अर्लियर ये एक सिंगल सेल नहीं थी, सिंगल सेल की एपिडर्मिस नहीं है। तो आगे से लेकर पीछे तक पूरी बॉडी और लेफ्ट से लेकर राइट तक पूरी बॉडी में इसी तरह से साइटोप्लाज्म की एक कंटिन्यूस लेयर होती है, मल्टी न्यूक्लिएटेड लेयर होती है, और इसे हम सिंसाइशियम कहते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ कि a multinucleated continuous layer of cytoplasm। तो ऐसी लेयर को हम सिंसाइशियम कहते हैं। आगे जाके जब आप अपनी बॉटनी के चैप्टर्स पढ़ेंगे तो बॉटनी के चैप्टर में भी एक वर्ड आएगा सिनोसाइटिक लेयर, ऐसा करके एक वर्ड बनेगा। वो भी बच्चों मल्टी न्यूक्लिएटेड स्टेट ही होती है, पर उसमें और सिंसाइशियम में एक मेजर फंडामेंटल डिफरेंस होता है कि मान लीजिए आपके पास ये एक सेल है, ये थोड़ी ग्रो हो गई है और इसका न्यूक्लियस भी डिवाइड हो गया, माइटोटिक डिवीजन, लेकिन बीच में जो एक पार्टीशन बनना चाहिए था और 1 से 2 सेल बननी चाहिए वो पार्टीशन हुआ ही नहीं। उसके बाद ये सेल फिर से डिवाइड हुई, पर अगेन वही प्रॉब्लम हुई कि सेल बड़ी हो गई है, अंदर न्यूक्लियस 2 से 4 हो गए पर सेल का डिवीजन नहीं हुआ। और फिर ऐसा हुआ
तो कि ये इस तरह से एक बड़ी सी सेल बन गई और कई सारे इसमें 4 के बाद इसमें 8 न्यूक्लियस बन गए। तो अब आप देखिए, दिखने में ऐसा लग रहा है कि ये भी सिंसाइशियम है, साइटोप्लाज्म की एक लेयर है, खूब सारा एक बड़ी सेल है, लार्ज सेल है और उसमें खूब सारे न्यूक्लियस हैं। तो ऐसी जो सेल होगी इसको हम सिंसाइशियम नहीं कहेंगे, इसको हम सिनोसाइट कहेंगे। और ये जो नीचे मैंने आपको बताया ये सिंसाइशियम है। तो सिनोसाइट और सिंसाइशियम में ये एक फ़र्क रहेगा कि सिंसाइशियम में पहले मल्टीपल सेल्स होती है, उनके फ्यूजन से एक कंटिन्यूस लेयर बन जाती है साइटोप्लाज्म की। और सिनोसाइट में ये होगा कि सेल बड़ी हो जाएगी, अंदर न्यूक्लियस डिवाइड होते रहेंगे, लेकिन साइटोप्लाज्मिक डिवीजन जो होना चाहिए, सेल का जो डिवीजन होना चाहिए वो नहीं होगा। तो ये अभी हमारे पास नहीं है, मैंने जस्ट आपको डिफरेंस बता दिया है। हमारी जो प्लेटिहेलमिन्थेस में एपिडर्मिस है वो सिंसाइशियम है। और बाकी आपको जो बॉटनी वाले आपके जहाँ भी आप बॉटनी पढ़ेंगे वहाँ पर आपको ये चीज़ पता चल जाएगी। आगे बढ़ते हैं हम। और अब ये इसमें एपिडर्मिस के बाद तीसरी लेयर जो है उसके बारे में बात करें। तीसरी लेयर बच्चों ये मसल्स की लेयर है। और देखिए इस मसल की लेयर में भी हमारे पास 3 तरह के मसल्स यहाँ दिखाई दे रहे हैं। एक इसमें सर्कुलर मसल्स हैं, एक इसमें लॉन्जिट्यूडिनल मसल्स हैं और तीसरे इसमें ऑब्लिक मसल्स हैं। ये बच्चों मसल्स का ऑब्लिक तो चलो ठीक है, आपको बायोलॉजी में 2 ही जगह आएंगे, पूरी बायोलॉजी जब आप पढ़ोगे तो ऑब्लिक मसल्स आपको 2 ही जगह देखने को मिलेंगे। एक ये इसमें आ रहा है, प्लेटिहेलमिन्थेस में है, उसके बाद एक ये एनिलिडा में भी आएगा, और फिर एनिलिडा के बाद सीधा जब हम स्टमक पढ़ेंगे तो वहाँ ऑब्लिक मसल्स होते हैं। नॉर्मली ऑब्लिक मसल्स आपको बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन हाँ सर्कुलर मसल्स और लॉन्जिट्यूडिनल मसल्स आपको फ्रिक्वेंटली देखने को मिलेंगे। तो आपके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए पहले, क्योंकि अभी आपको पूरी बायोलॉजी पढ़नी है, खूब सारा आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने हैं। तो आपके दिमाग में सर्कुलर मसल्स और लॉन्जिट्यूडिनल मसल्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। तो उसके लिए मेरे पास यहाँ एक डायग्राम है, ये देखिए आप। और ये डायग्राम मैंने हमारी एलिमेंट्री कैनाल से लिया है, समझ लीजिए आप कि इस डायग्राम को ध्यान से समझें कि ये जो पूरा हिस्सा है, ये जो पूरा हिस्सा है, ये तो एलिमेंट्री कैनाल की वॉल हो गई। एलिमेंट्री कैनाल की वॉल है, ये येलो कलर का, देखो मैंने पूरा इसको भर दिया है। तो ये तो एलिमेंट्री कैनाल की वॉल हो गई है, और ये उसकी ल्यूमेन है, यानी कि उसकी कैविटी है। तो वॉल बड़ी थिक है, यहाँ देखिए आप, बड़ी थिक वॉल है, और अंदर ल्यूमेन जो है वो नैरो है। नाउ आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर ये 2 तरह के मसल्स का अरेंजमेंट दिखाई दे रहा है। एक ये मसल्स दिखाई दे रहे हैं इस तरह से। यहाँ पे बेसिकली क्या चीज़ होगी कि कोई मसल सेल है, इस एक लाइन का क्या मतलब है वो मैं समझा रहा हूँ कि एक मसल सेल है, इससे जुड़ी हुई दूसरी मसल सेल है, इससे जुड़ी हुई तीसरी मसल सेल है, और इस तरह से ये सेल्स एक के बाद एक इस तरह से ये यहाँ जुड़ी हुई है बच्चों। समझ गए आप? इस तरह का जो अरेंजमेंट होता है उसे तो हम कहते हैं कि लॉन्जिट्यूडिनल मसल है। इनमें जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो हर सेल ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होगी, ये इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट होगी। तो ओवरऑल जब कॉन्ट्रैक्शन होगा, ये इधर मुड़ेगा, ये इधर कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो ओवरऑल जो मामला होगा वो ये रहेगा कि ये जो सेल्स होगी इनकी जो लंबाई होगी वो थोड़ी कम हो जाएगी। तो ओवरऑल एलिमेंट्री कैनाल के उस पोर्शन की, जिस पोर्शन में ये कॉन्ट्रैक्शन हो रहे हैं वहाँ पर वो थोड़ा सा लंबाई उसकी कम हो जाएगी, शॉर्ट हो जाएगी, और डायमीटर जो होगा वो इंक्रीज़ हो जाएगा। डेफिनेटली होना ही है, क्योंकि अगर आप किसी लंबी चीज़ को छोटा करोगे, दोनों तरफ से कंप्रेस करोगे, तो बीच में से वो थोड़ी मोटी तो हो ही जाएगी। इस तरह के मसल्स को हम लॉन्जिट्यूडिनल मसल्स कहेंगे। और अब दूसरा आप ये देखिए, ये जो मसल है ये सर्कुलर मसल्स होते हैं। सर्कुलर मसल्स जब भी कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो वो जो एरिया होगा वो वहाँ पे नैरो हो जाएगा। तो इस तरह से कई सारे एनिमल्स ऐसे होंगे एलिमेंट्री कैनाल में, जब पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होगा तो ऐसा ही होगा कि जैसे सोचिए आप कि यहाँ पे फूड पड़ा हुआ है, या आपकी एलिमेंट्री कैनाल है और उसमें ये फूड का बोल है, सब इसको आगे धक्का देना है। तो आगे धक्का देने का तरीका यही होगा कि मैं अगर इस जगह से और इस जगह से एलिमेंट्री कैनाल को पुश करूं तो फूड आगे बढ़ जाएगा। तो ये देखिए आप, ये हुआ। अब देखो ये फूड यहाँ आ गया। तो क्यों हुआ? इस जगह से और इस जगह से हमने उसको कंप्रेस किया तो ये फूड आगे बढ़ गया। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे आप हमारे घर में जो टूथपेस्ट है, तो उस टूथपेस्ट को आप उसमें से पेस्ट को बाहर निकालने के लिए क्या करोगे? तो दोनों फिंगर से आप उस पेस्ट को
प्रेस करते हो और वो अंदर जो पेस्ट जो है वो बाहर की तरफ आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर ये इस जगह पर सर्कुलर मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो फूड आगे बढ़ गया। अब देखो, अब यहाँ पे सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो ये इस एरिया में नैरो हो जाएगा इस तरह से, तो फूड और आगे बढ़ जाएगा, ये यहाँ नीचे की तरफ आ जाएगा। तो ये आपको समझना है बच्चों कि सर्कुलर मसल्स का अरेंजमेंट कैसा होता है और वो क्या काम आते हैं। इन कॉन्ट्रास्ट टू सर्कुलर मसल, जो लॉन्जिट्यूडिनल मसल्स हैं वो जहाँ कहीं पर भी प्रेजेंट है वो जो उसकी लॉन्जिट्यूडिनल एक्सिस है उसके पैरेलल होंगे। तो इस तरह से ये हो गए हमारे पास लॉन्जिट्यूडिनल मसल्स और ये हो गए हमारे पास सर्कुलर मसल्स। तो लेट्स कम बैक टू द डायग्राम। यहाँ पे हमारे पास सर्कुलर मसल्स हैं, लॉन्जिट्यूडिनल मसल्स हैं और ऑब्लिक मसल हैं। और ऑब्लिक मसल के बाद ये पर्पल कलर का कौन सा टिश्यू है बच्चों, तो ये तो आप पहचान ही गए होंगे कि ये हमारा पेरेन्काइमा है, वही जो लूज मेसोडर्मल टिश्यू। देखो ये बाहर क्यूटिकल हो गई, एपिडर्मिस हो गई, उसके बाद मसल की लेयर हो गई। अभी यहाँ पर ये मसल की लेयर एक ही दिख रही है, पर वास्तव में यहाँ भी 1, 2 और 3 लेयर है। एक सबसे बाहर की तरफ लॉन्जिट्यूडिनल, उसके बाद सर्कुलर और उसके बाद सबसे बाहर सर्कुलर है, फिर लॉन्जिट्यूडिनल है और सबसे अंदर की तरफ ऑब्लिक मसल है। और जैसे ही ये ख़त्म होगी तो उसके बाद ये हमारा पर्पल कलर का टिश्यू आ जाएगा, यानी कि ये पेरेन्काइमा आ जाएगा। यानी ये जो डायग्राम है ये मैंने यहाँ से लिया है, इस पोर्शन को यहाँ से हमने हाईलाइट किया है। तो इस तरह से ये हमारा इसकी बॉडी वॉल कंप्लीट होती है। अब आगे आते हैं हम और बात करते हैं बॉडी वॉल के बाद इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम की। डाइजेस्टिव सिस्टम, तो बच्चों नॉर्मली क्या होता है कि मैं जब आपको, अभी तक हमने 3 फाइलम पढ़ लिए हैं, पोरीफेरा पढ़ा है, सिलेंट्रेटा पढ़ा है, टीनोफोरा पढ़ा है। सारे जनरल कैरेक्टर्स पढ़ाने के बाद में एंड में मैं आपको क्लासिफिकेशन पढ़ाता हूँ। यहाँ पर भी ऐसा ही करूँगा मैं, लेकिन फिर भी मैं यहाँ आपको एक थोड़ा सा चेंज रहेगा। मैं आपको पहले ये बता दूँगा, ज़रूरी भी है हमारे लिए यहाँ, क्योंकि मुझे बताना पड़ेगा आपको यहाँ। जो फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थेज है, उस फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थेज में 3 क्लासेस है बच्चों। डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ाने से पहले मुझे ये पढ़ाना ज़रूरी है, तो ब्रीफली बता रहा हूँ खाली। इसमें 3 क्लासेस है और उन क्लासेस के नाम है टर्बेलेरिया, ट्रिमेटोडा और सिस्टोडा। टर्बेलेरिया में एक बड़ा फेमस एनिमल होता है, आपने पढ़ा भी होगा, इसमें रीजनरेशन की पावर होती है, प्लेनेरिया, तो ये उसका मेंबर है। ट्रिमेटोडा में बच्चों सारे के सारे फ्लूक्स आते हैं, लीवर फ्लूक जो भी मैंने आपको पढ़ा है, सारे के सारे फ्लूक्स होते हैं वो। सिस्टोडा के जो मेंबर्स हैं बच्चों, उसमें टैप वर्म्स आते हैं, तो वो देखो ऐसे दिखते हैं। आपने कभी उनको रिबन जैसी उनकी बॉडी होती है इस तरह की, और लंबा सा फीते जैसा टैप जैसा उनका बॉडी होता है, ये इस तरह के दिखाई देते हैं वो सिस्टोडा। और जितने भी टैप वर्म्स हैं वो सब इसी में आएंगे, तो इसमें आपके टैप वर्म्स आते हैं। एक और चीज़ ये क्लियर हो गया कि प्लेटिहेल्मिन्थेज में 3 क्लासेस है, टर्बेलेरिया, ट्रिमेटोडा और सिस्टोडा। अब आपको दूसरा जो पॉइंट ध्यान रखना है कि जो टर्बेलेरिया के मेंबर्स हैं वो फ्री लिविंग होते हैं, मतलब वो पैरासाइट्स नहीं होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं, और वो पैरासाइट्स नहीं होते हैं। और अगर वो पैरासाइट्स हैं तो मोस्टली बाहर एक्टोपैरासाइट्स होते हैं। ट्रिमेटोडा और सिस्टोडा के जो मेंबर्स हैं, ये एंडोपैरासाइट्स होते हैं। तो ये दूसरी बात हो गई। अब तीसरी बात जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आपको भी पढ़ाने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। टर्बेलेरिया में यहाँ माउथ होगा और माउथ के बाद अंदर इस तरह की एलिमेंट्री कैनाल हो जाएगी उनकी, जैसे कि अभी मैंने लीवर फ्लूक की बनाई। लीवर फ्लूक की भी ये इसी तरह की है, देखो बच्चों इस तरह की एलिमेंट्री कैनाल है, माउथ होगा और आगे जो इंटेस्टाइन होती है वो बाइफर्केटेड होती है। बाई मतलब 2, फर्कुला मतलब डिवाइडेड है ना, 2 ब्रांचेज। तो क्योंकि आगे इसमें 2 ब्रांचेज है तो उनकी बाइफर्केटेड एलिमेंट्री कैनाल है। सिस्टोडा का मामला बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, और वो इंटरेस्टिंग ये है बच्चों कि ये जितने भी टैप वर्म्स होते हैं ये इंटेस्टाइनल पैरासाइट्स होते हैं, इंटेस्टाइन में रहते हैं जहाँ हम खाना खाते हैं और फूड का डाइजेशन भी होता है। तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है बच्चों कि इनको माउथ और एलिमेंट्री कैनाल की ज़रूरत ही नहीं होती है, क्योंकि जहाँ ये रहते हैं वहाँ इनके सराउंडिंग में ऑलरेडी डाइजेस्टेड
फूड प्रेजेंट है। तो ये क्या करते हैं कि जो ये सही है, ये सब ये तो पचे हुए डाइजेस्टेड फूड में नहाते हैं हर समय। बड़ा मज़ेदार इनका तो मामला। ना तो मुंह होता है इनके, ना एलिमेंट्री कैनाल होती, ना खाते हैं, ना पचाते हैं, ना निकालते हैं, कुछ नहीं करते हैं ये बच्चों। बस ये बाहर से अपनी बॉडी सरफेस से, वो जो भी मैंने आपको एपिडर्मिस नहीं बताई आपको, उस एपिडर्मिस और उस क्यूटिकल परमेबल होती है एंजाइम्स के लिए, सॉरी डाइजेस्टेड फूड के लिए। तो जो भी डाइजेस्टेड फूड होगा वो डायरेक्ट ये अपनी बॉडी सरफेस से एब्जॉर्ब कर लेंगे और उसको यूटिलाइज कर लेंगे। अच्छा, क्योंकि इन्होंने डाइजेस्टेड फूड को ही एब्जॉर्ब किया है तो इनकी बॉडी में अनडाइजेस्टेड फूड को वापस बाहर निकालना कोई कुछ भी नहीं है, एलिमेंट्री कैनाल ही नहीं है इनमें, ना माउथ है ना एलिमेंट्री कैनाल है। मामला बिल्कुल क्लियर है इनका कि ना तो कुछ खाना है, ना कुछ पचाना है, ना बिना पचे हुए फूड को वापस बाहर निकालना है। तो क्या करना है कि जहाँ रह रहे हैं वहाँ सराउंडिंग में डाइजेस्टेड फूड है, ग्लूकोज है, अमीनो एसिड्स हैं, विटामिन्स है, फैटी एसिड्स हैं, ग्लिसरॉल है, जो सब बाहर, ये सारे न्यूट्रिशियस मॉलिक्यूल्स जो हैं वो सराउंडिंग में प्रेजेंट है। तो डायरेक्टली ये अपनी बॉडी सरफेस से ही एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ये आपको, आप सोच रहे होंगे कि सर आपने ये यहाँ ये गोल गोल क्या बनाए, तो ये तो बच्चों इनके हुक्स होते हैं यहाँ पे, ताकि ये उस इंटेस्टाइन के अंदर अपने आप को टिका के रख सकते हैं, है ना। नहीं तो क्या होगा कि जब पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होंगे एलिमेंट्री कैनाल में, तो हमारा जब अनडाइजेस्टेड फूड बाहर निकलता है तो उसके साथ साथ ये भी बाहर निकल जाएंगे। तो ये क्या है, इंटेस्टाइन की वॉल से अपने आप को चिपका के रखने के लिए, अटैच करने के लिए इनके पास यहाँ पे हुक्स होते हैं। बाकी इनमें माउथ है ही नहीं, एलिमेंट्री कैनाल ही नहीं है, एनस नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अब मैंने यहाँ इसीलिए बताया कि मुझे आपको पॉइंट पढ़ाना था डाइजेस्टिव सिस्टम का। तो आपको ध्यान रखना है कि इनमें या तो इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, जैसा कि आपको दो केसेस में दिखाई दे रहा है, टर्बेलेरिया और ट्रिमेटोडा में इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, यानी कि माउथ प्रेजेंट होगा और एनस जो है वो एब्सेंट हो जाएगी। या तो ये सिनेरियो है, या फिर इनमें जो सिस्टोडा के मेंबर्स हैं उनमें तो डाइजेस्टिव सिस्टम ही एब्सेंट है। अब मैं पहले कहता था कि डाइजेस्टिव भी ये पढ़ाता ही नहीं आपको, टर्बेलेरिया, ट्रिमेटोडा और सिस्टोडा, और मैं कहता था कि बच्चों उनमें डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट है तो तुम घबरा जाते हो, अरे ऐसा कैसा एनिमल है, डाइजेस्टिव सिस्टम ही नहीं है, तो हम तो जी खाने के लिए रहें। तो अब आपको यहाँ ये ध्यान रखना है कि इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम जो सिस्टोडा के मेंबर है उसमें नहीं है, दे डायरेक्टली एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड थ्रू देयर बॉडी सरफेस। ओके, अब बचे हुए हमारे पास दो ग्रुप में, टर्बेलेरिया और ट्रिमेटोडा में। तो इनमें डाइजेशन कहाँ होगा, तो डाइजेशन का ये तो करेंगे डाइजेशन, और जो डाइजेशन होगा वो इनकी इस एलिमेंट्री कैनाल में होगा, जैसी भी है, बिना एनस वाली है तो सही, वहीं डाइजेशन होगा। तो जो डाइजेशन है वो इनमें एक्स्ट्रा सेलुलर है, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। अब मैं यहाँ आपको रिवीजन दे रहा हूँ, सुन लीजिएगा ध्यान से। पोरीफेरा में इंट्रासेलुलर डाइजेशन है, सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा में पार्टली इंट्रासेलुलर होगा और पार्टली एक्स्ट्रा सेलुलर है। और अब प्लेटीहेल्मिन्थेस में जो डाइजेशन होगा वो पूरा एक्स्ट्रा सेलुलर है, एलिमेंट्री कैनाल में ही होगा। मैं समझा चुका हूँ आपको, इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा, यही डाइजेशन होना है इस जगह पर। ये एंजाइम्स रिलीज होंगे और डाइजेशन यही होगा, और अनडाइजेस्टेड फूड यहाँ से फिर बाहर निकल भी जाएगा। तो और अब आगे के सारे फाइला में हमको कन्फ्यूजन होना ही नहीं, कन्फ्यूज करना ही नहीं है बिल्कुल। अब बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर रहना है। पोरीफेरा में इंट्रासेलुलर, सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा में पार्टली इंट्रासेलुलर, पार्टली एक्स्ट्रा सेलुलर, और प्लेटीहेल्मिन्थेस के बाद की जितने भी फाइला है उनमें सभी में डाइजेशन जो होगा वो अब एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन ही होगा। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद अब आ जाते हैं हम इसमें रेस्पिरेशन की बात करें। तो रेस्पिरेशन के लिए बच्चों अभी कोई सिस्टम नहीं आया इनमें, रेस्पिरेशन इनमें जनरल बॉडी सरफेस से ही होगा, जनरल बॉडी सरफेस से ही होगा। अब जैसे ये प्लेनेरिया है, पानी में रहता है, तो पानी से ऑक्सीजन ले लेगा और पानी में डायरेक्टली बॉडी की सरफेस से ही कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर लेगा। ऐसा हमने पहले भी देखा बच्चों, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा में सब में जनरल बॉडी सरफेस, कोई अभी गिल्स नहीं है, कोई अभी लंग्स नहीं है, ये सब चीज़ें नहीं आएगी, बॉडी सरफेस से इनका काम चल रहा है रेस्पिरेशन का। पर हाँ, जो पैरासाइट्स हैं, जैसे ये फ्लूक्स हैं, जैसे ये टैपवर्म्स हैं, ये अब टैपवर्म इंटेस्टाइन में रहता है, वहाँ हवा तो पहुँचती ही नहीं है। तो ऐसे में जो पैरासिटिक फॉर्म्स होगी उनमें हमें ये ध्यान रखना है कि उनमें एनएरोबिक रेस्पिरेशन होगा, एनएरोबिक रेस्पिरेशन इन पैरासिटिक फॉर्म्स। तो मामला ही ख़त्म हो गया,
रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ही नहीं, एनारोबिक रेस्पिरेशन है। हाँ, टर्बेल एरिया के जो मेंबर्स हैं ये क्योंकि फ्री लिविंग होते हैं, बाहर रहते हैं, तो इनमें रेस्पिरेशन होता है। फिर कहाँ से होगा, तो कि वो जनरल बॉडी सरफेस से ही इनमें रेस्पिरेशन हो जाएगा। इज दैट क्लियर बच्चों? अब यहाँ पर एक और हमारे पास पैरासिटिक अडेप्टेशन आ गया, ये ध्यान रखना आप। मैं आपको पहले ही शुरू में ही बता दिया मैंने कि प्लेटीहेल्मिन्थेस और एस्केल्मिन्थेस से जो क्वेश्चन आते हैं उसमें पैरासिटिक अडेप्टेशन के काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो ये आपका तीसरा पैरासिटिक अडेप्टेशन हो गया। मैं यहाँ PA लिख रहा हूँ, PA का मतलब आपको समझना है पैरासिटिक अडेप्टेशन। अब तक कितने पैरासिटिक अडेप्टेशन आ गए बच्चों? ये तीसरा पैरासिटिक अडेप्टेशन है। सबसे पहला प्रेजेंस ऑफ हुक्स एंड सकर्स, दूसरा क्या बताया था मैंने आपको, मैं ही भूल गया, थिक क्यूटिकल, वो भी एक पैरासिटिक अडेप्टेशन था कि जो एंजाइम्स हैं उससे प्रोटेक्ट कर रहा है। तीसरा आपको अब यहाँ से ध्यान रखना है, जो थर्ड पैरासिटिक अडेप्टेशन है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन, और एक चौथा हम यहाँ पर भूल रहे हैं कि ये जो टैपवर्म है इसमें इसके एलिमेंट्री कैनाल नहीं है, एलिमेंट्री कैनाल का नहीं पाया जाना भी उसके लिए पैरासिटिक अडेप्टेशन ही है। भाई जब वो खुद जिस एनवायरनमेंट में रह रहा है वहाँ पर अगर ऑलरेडी डाइजेस्टेड फूड अवेलेबल है तो अननेसेसरी बॉडी में कॉम्प्लेक्सिटी क्यों क्रिएट करनी। तो इसलिए यहाँ पर ये जो टैपवर्म्स हैं उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट है, तो ये एब्सेंस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम ये हमारा चौथा पैरासिटिक अडेप्टेशन हो गया। कौन कौन से हो गए अब तक? पहला प्रेजेंस ऑफ सकर्स एंड हुक्स, दूसरा थिक टेग्यूमेंट, थिक क्यूटिकल जो होस्ट के डाइजेस्टिव एंजाइम से प्रोटेक्ट करती है, तीसरा एनारोबिक रेस्पिरेशन, और चौथा जो डाइजेस्टिव सिस्टम की एब्सेंस है पर्टिकुलरली टैपवर्म्स में, तो वो भी एक तरह से उनके लिए तो पैरासिटिक अडेप्टेशन हो ही गया। आगे बढ़ते हैं, डाइजेशन हो गया हमारा, रेस्पिरेशन हो गया। अब बच्चों हम किसके बारे में बात करेंगे? अब हम बात करते हैं इनमें एक्सक्रीशन के बारे में। तो बच्चों स्पेशलाइज्ड एक्सक्रीटरी सेल अब आ गई है यहाँ से पहली बार, क्योंकि अब तक तो एक्सक्रीशन भी जो है जनरल बॉडी सरफेस से ही था, पर यहाँ से अब ऐसा नहीं होगा। एक्सक्रीशन के लिए इनके पास स्पेशलाइज्ड सेल्स होती है जिन्हें हम फ्लेम सेल्स, या फ्लेम सेल्स का दूसरा नाम है सोलेनोसाइट्स, या उनका तीसरा नाम है प्रोटोनेफ्रिडिया। तो ये तो क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। फ्लेम सेल्स, सोलेनोसाइट्स या प्रोटोनेफ्रिडिया ये कहाँ पाई जाती है? तो ये प्लेटीहेल्मिन्थेस में होता है। अब मैं आपको समझा देता हूँ कि इनमें एक्सक्रीशन कैसे होता है। मेरे पास एक डायग्राम है, ये देखिए बच्चों। सबसे पहले तो मेरे पास यहाँ पर एक सेल है, इस सेल का नाम है फ्लेम सेल। बड़ी थोड़ी सी बल्ब जैसी सेल है ये, जैसे बल्ब अंदर से होलो होता है, तो ये सारा पोर्शन होलो पोर्शन है और हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स है ये जो रेड कलर का, ये तो इनकी सेल मेम्ब्रेन हो गई, सेल मेम्ब्रेन है। ये अंदर यहाँ साइटोप्लाज्म है और ये इनका न्यूक्लियस आपको दिखाई दे ही गया होगा, ये यहाँ पे न्यूक्लियस है। अच्छा, ये यहाँ पे आपको एक कैविटी दिखाई दे रही है, तो ये सेल के अंदर की कैविटी है। तो इस तरह से बड़ा ही स्पेशल इंट्रासेलुलर डक्ट बनी हुई है एक छोटी सी। और अब जो इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये फ्लैजिला, कई सारे यहाँ पे फ्लैजिला है। और ये जो बाहर पर्पल कलर का मैंने बना रखे हैं डॉट डॉट, बच्चों ये जो पर्पल कलर का है ये आपका वही लूज मिजोडर्मल टिश्यू है जिसे आपने क्या नाम दिया, पेरेनकाइमा। और देखिए आप इसके बीच में ये काफ़ी सारा छोटा जो है गैप, आपको ये देखो, ये जो है यहाँ क्या भरा हुआ है, मैंने आपको पहले भी समझाया था कि यहाँ पे इस इंटरस्टिशियम में, इंटरस्टिशियम का मतलब दो सेल के बीच का जो गैप होता है उस गैप को हम इंटरस्टिशियम कहते हैं। तो यहाँ पे ये आपका टिश्यू फ्लूइड भरा हुआ है, टिश्यू फ्लूइड भरा हुआ है। तो आप देखिए, अब हम इस डायग्राम पे आ जाएं। ये देखो आप, ये खूब सारी मैंने फ्लेम सेल्स बनाई है रेड कलर की, और लोकेशन आपको समझ में आनी जानी चाहिए कि ये जो है ये उसी पर्पल कलर का जो हमारा टिश्यू है, ये यहाँ पे सारा वो लूज जो हमारा पेरेनकाइमा है, उस पेरेनकाइमा में जो सेल्स के बीच का गैप है, हाँ उस गैप में ये हमारी इस तरह की सेल्स प्रेजेंट है। ये सारी रेड कलर की जो सेल्स हैं, और ये मैंने वो पेरेनकाइमा वाला टिश्यू बनाया, तो उनके बीच के गैप में ये हमारी फ्लेम सेल्स होती है। तो बच्चों ये जो रेड कलर की सेल है पूरी, ये हमारी फ्लेम सेल है।
अब मैकेनिज्म समझा देता हूँ, बड़ा ही सिंपल है। बॉडी की जितनी भी सेल्स है, जितने भी टिश्यूज़ हैं, उनमें जो नाइट्रोजिनस वेस्ट बनेगा, वो नाइट्रोजिनस वेस्ट यहाँ डंप कर दिया जाएगा, यानी कि इस टिश्यू फ्लूइड में। तो ये जो पूरा गैप है, वो जो टिश्यू फ्लूइड है, उसी में सारा नाइट्रोजिनस वेस्ट होता है। और क्योंकि उस टिश्यू फ्लूइड में बीच बीच में ये हमारी फ्लेम सेल्स है, तो ये फ्लेम सेल्स क्या करेगी कि वहाँ से उस नाइट्रोजिनस वेस्ट को एब्जॉर्ब कर लेगी। ये देखिए इस तरह से। और नहीं, मैं ब्लैक कलर का एरो यूज़ करता हूँ। ये देखिए आप, ये उस नाइट्रोजिनस वेस्ट को पहले एब्जॉर्ब करेगी, और एब्जॉर्ब करने के बाद वो यहाँ डंप करेगी उसको। इस जगह वो डंप कर दिया जाएगा, इस डक्ट में। तो जो मटेरियल है वो देखो बच्चों, यहाँ था, यहाँ से सीधा यहाँ आ गया। समझ में आया आपको? तो क्या कर रही है ये फ्लेम सेल्स? मैं एक बार सीक्वेंस फिर से बताता हूँ कि बॉडी में जितनी भी सेल्स, टिश्यूज़ हैं, वो अपना नाइट्रोजिनस वेस्ट बनाने के बाद उस टिश्यू फ्लूइड में, जो हमारा पेरेन्काइमा वाला जो टिश्यू है, उस टिश्यू में जो गैप है, और गैप में वो जो फ्लूइड भरा हुआ है, उस फ्लूइड में उस नाइट्रोजिनस वेस्ट को डंप कर दिया जाएगा। और फिर ये जो हमारी फ्लेम सेल्स है, ये उस नाइट्रोजिनस वेस्ट को वहाँ से एब्जॉर्ब करेगी और इस डक्ट में डाल देगी। यहाँ पे ये जो हमारी डक्ट है, इस जगह वो सारा नाइट्रोजिनस वेस्ट आ जाएगा। और अब देखिए यहाँ पे ये फ्लेजिला दिखाई दे रहे हैं आपको। तो ये फ्लेजिला में ये इस तरह से मूवमेंट होंगे, और जब फ्लेजिला में मूवमेंट होंगे तो ये जो नाइट्रोजिनस वेस्ट है ये आगे की ओर इस तरह से बहने लगेगा, वो प्रोपेल हो जाएगा, आगे की तरफ बढ़ेगा। और एक इंटरेस्टिंग बात ये है बच्चों कि जब इन सेल्स को, अगर हम इन लाइव सेल्स को माइक्रोस्कोप के नीचे देखें और इनमें जो फ्लेजिला में जब मूवमेंट होता है, तो मूवमेंट से हमको ऐसा एहसास होता है, ऐसा लगता है कि वहाँ कोई छोटी सी फ्लेम, जो दीपक दिया होता है, और दिया की जो फ्लेम जब जलती है और हिलती है, तो उस तरह से ये फ्लेजिला वहाँ आपको एक हिलते डुलते मूवमेंट दिखाई देता है इन फ्लेजिला का। और इन फ्लेजिलर मूवमेंट्स के कारण ही हमने इन सेल्स को नाम दिया है फ्लेम सेल्स। तो ये हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स है। कंक्लूजन ये है कि ये पेरेन्काइमा में प्रेजेंट है। पेरेन्काइमा में जो टिश्यू फ्लूइड है, वहाँ से नाइट्रोजिनस वेस्ट को एब्जॉर्ब करके ये आगे की ओर प्रोपेल करती है। और अब आप बच्चों इस डायग्राम में आ जाओ कि इनका जो नाइट्रोजिनस वेस्ट होगा वो ये यहाँ तक आ जाएगा, इस जगह आ जाएगा सारा, हाँ, इस तरह से। और सेंटर में एक बड़ी सी लंबी लॉन्जिट्यूडिनल डक्ट है, फिर वो नाइट्रोजिनस वेस्ट पीछे की ओर जाएगा, और पीछे ये हमारे पास एक ओपनिंग है, मैंने पहले ही बताया आपको, ये बाहर की ओर खुल जाएगा, और इसको हमने एक्सक्रीटरी पोर कहा है। तो यहाँ से वो जो वेस्ट मटेरियल है वो बाहर की ओर निकल जाएगा। तो बच्चों इस तरह से ये इनमें एक्सक्रीशन कंप्लीट होता है। आपको ध्यान रखना है, अच्छे से याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। एक्सक्रीशन के बाद हम इसमें डिस्कस करेंगे अब लोकोमोशन। तो बच्चों लोकोमोशन इनमें होता ही है, क्योंकि इनके पास मसल्स हैं। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इनकी जो बॉडी वॉल है उसमें जो 3 तरह के मसल्स हैं, विद द हेल्प ऑफ मसल्स, विद द हेल्प ऑफ मसल्स, और जो प्लेनेरिया है, जो फ्री लिविंग फॉर्म्स होती है, उनकी तो एपिडर्मिस में सीलिया भी होते हैं, तो वो सीलिया की हेल्प से लोकोमोशन कर सकते हैं। और बस ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं लोकोमोशन में। रही बात स्केलेटल सिस्टम की, तो बच्चों इनमें स्केलेटल सिस्टम एब्सेंट है। और तो आपको ये तो ध्यान रखना ही है कि स्केलेटल सिस्टम एब्सेंट है। और एक यहाँ कभी कभार पूछा जा सकता है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि इनका जो टिश्यू फ्लूइड है, इट सर्व एज हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन, या सिंपली हम उसको हाइड्रोस्केलेटन भी कहते हैं। अब आप बोलोगे कि ये क्या भला है, ये कुछ समझ में नहीं आया। चलो एक काम करते हैं, थोड़ा सा समझते हैं इसको। तो बच्चों ज़रा मुझे ये बताओ आप कि अगर टेबल पर एक पेन पड़ा हुआ है और मैं आपको बोलूँ कि पेन को एक सिरे से पकड़कर उठाओ आप, तो क्या आप उस पेन को पूरा का पूरा उठा पाओगे? तो आपका आंसर होगा कि यस, मैं उठा लूँगा। करेक्ट। आपको ये करना है कि उसका जो है एक ही सिरा पकड़ना है,
और जिस सिरे को आपने पकड़ के उठा लिया है, थोड़ा सा ज़मीन से, टेबल से थोड़ा ऊपर उठा लिया, और अब आपको इस तरह से उठाना है उसको कि उसका जो ऑपोजिट एंड है उसको भी लिफ्ट करना है, तो दिक्कत नहीं आएगी आपको। पेन हार्ड है तो आपने एक एंड से पकड़ के उसको लिफ्ट किया और दूसरे एंड को भी ज़मीन से ऊपर लिफ्ट करना चाहते हो तो आपके लिए बड़ी बात नहीं, आप कर लोगे। गुड। अब इसको रिपीट करते हैं एक्सपेरिमेंट को। एक धागा ले लेते हैं हम और टेबल पे रख देते हैं, छोटा सा 10-12 इंच का एक थ्रेड है, और अब मैं आपको कहता हूँ कि आप धागे के एक सिरे को पकड़ कर लिफ्ट करो, आप कर लोगे। मैं आपको कहता हूँ कि उसको टेबल से 1 इंच ही ऊपर लिफ्ट करना, आप कर लोगे। अब मैं चाहता हूँ कि जो धागा है उसका जो ऑपोजिट एंड है उसको भी लिफ्ट करो बिना टच किए, उधर से पकड़ना नहीं है। जहाँ से आपने राइट हैंड से अगर उसको पकड़ा है, राइट टर्मिनल को पकड़ा है, तो उसी टर्मिनल को पकड़े रहो और ऑपोजिट एंड से उसको आप लिफ्ट करने की कोशिश करो, जैसे आपने पेन को लिफ्ट किया था। तो बच्चों पेन तो लिफ्ट हो जाएगा, क्यों हो जाएगा? क्योंकि वो हार्ड है। और धागे को लिफ्ट करने की बारी आएगी तो आप नहीं कर पाओगे धागे को लिफ्ट, कि वो लटका हुआ ही रह जाएगा। वो ये धागे को जब आप लिफ्ट करोगे तो सिनेरियो ये बनेगा। देखो मैं बता देता हूँ, मैं तो सामने तो खड़ा हूँ नहीं आपके, ये तो है मेरी टेबल, ये रहा आपका, यहाँ पे मान लीजिए आपने पेन रखा था, ये देखिए कि यहाँ पे आपने पेन रखा था, और मैं बोल रहा हूँ कि इस पेन को उठाओ, तो आपने इस पेन को इस तरह से उठा लिया बच्चों। आपने इसको ऐसे उठा लिया है, और यहाँ आपका ये हाथ है, उंगली बना लेता हूँ मैं थोड़ी सी, यहाँ से पकड़ के आपने इसको यहाँ से भी लिफ्ट कर लिया और यहाँ से भी लिफ्ट कर लिया। बड़ा आसान रहा आपके लिए, कोई बड़ी बात नहीं रही। लेकिन अब जब आप इसको धागे को उठाने की बात आती है, ये मेरे पास एक धागा है और मैंने कहा कि चलो इसको उठाओ, तो आप इसको ऐसे उठाओगे, ये ऐसा हो जाएगा बच्चों, धागा तो ऐसा रहेगा, यानी कि यहाँ से आपने उसको पकड़ के उठाया है। तो ये वाला हिस्सा तो, पीछे वाला तो अभी तक ज़मीन पे लटका हुआ ही, ज़मीन को टच ही है, खाली यहाँ से लिफ्ट हुआ है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ बच्चों कि ये धागा तो बड़ा नरम है, सॉफ्ट है, इसमें हार्डनेस है ही नहीं। तो आप एक एंड से उठा सकते हो, दूसरे एंड से नहीं उठा पाओगे। नाउ दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट एंड अ लॉजिक हियर, कि बच्चों इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपको किसी पार्ट को लिफ्ट करना है तो उसमें थोड़ी हार्डनेस तो होनी चाहिए। अब जैसे आप अपने हाथ पाँव को हिलाते हो, मूवमेंट कराते हो, वो लटके थोड़ी रहते हैं। आपने अपने हाथ को लिफ्ट किया तो हाथ के अंदर हड्डी है, हड्डी हो तो पूरा हाथ लिफ्ट हो गया। पाँव को लिफ्ट किया तो आपने पूरी पाँव लिफ्ट हो गई आपकी। क्यों? क्योंकि उनके अंदर स्केलेटन है। अब पॉइंट ये है कि ये जो टर्बेलेरिया के मेंबर्स हैं और जो ट्रिमेटोडा के मेंबर्स हैं, ये जब पानी में रहते हैं या किसी की बॉडी में रहते हैं तो ये मूवमेंट करते हैं बच्चों, और अपनी बॉडी को बेंड कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं। अब बॉडी को बेंड करने के लिए ज़रूरी है कि बॉडी में थोड़ी बहुत तो हार्डनेस हो, बॉडी में कहीं से कुछ तो जो है सपोर्ट मिले। स्केलेटन तो इनमें होता ही नहीं किसी भी तरह का। तो अब मैं आपको समझाता हूँ। एक सबसे पहले अपने दिमाग में ये कंक्लूजन ले लो कि अगर आपको किसी पार्ट को लिफ्ट करना है या मूव करना है तो उसमें हल्की सी हार्डनेस लानी पड़ेगी। हार्डनेस आई तो वो बॉडी का पार्ट जो है वो लिफ्ट हो जाएगा। तो ये एनिमल के पास स्केलेटन नहीं है। ये क्या करते हैं बच्चों की, रिमेंबर वन थिंग, कि इनके पास वो एक पेरेनकाइमा है और उस पेरेनकाइमा में टिश्यू फ्लूइड है। तो इनको अगर बॉडी के किसी पार्ट को लिफ्ट करना है तो लिफ्ट करने में जो फोर्स अप्लाई करना होगा वो तो मसल्स से हो जाएगा, बट बात फोर्स अप्लाई करने की नहीं है, बात उसमें थोड़ी सी हार्डनेस लाने की उस पार्ट में, ताकि आप उसको ज़मीन से थोड़ा सा उठा सको। कि जैसे मैं आपको बताऊं कि ये यहाँ पे कोई लीवर फ्लूक बैठा हुआ है और उस लीवर फ्लूक को अपना आगे का जो पार्ट है वो तो यहाँ ऐसे ऐसे पड़ा हुआ है, लेकिन उसको अपना आगे का जो पार्ट है उसको ऐसे लिफ्ट करना है, मान लो थोड़ा सा, वो तो यहाँ ज़मीन पे पड़ा हुआ। अब ये उसने लिफ्ट किया। ये लिफ्ट वो तभी कर पाएगा ना जब इस वाले पोर्शन में थोड़ी सी हार्डनेस होगी, तो वो अपने इस आगे वाले पार्ट को लिफ्ट कर पाएगा। तो ये हार्डनेस कहाँ से आती है बॉडी के अंदर? नाउ आंसर इज़ वेरी सिंपल। कम बैक टू दिस डायग्राम। बच्चों मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि यहाँ पे सर्कुलर मसल्स होते हैं, सर्कुलर मसल्स। तो वो क्या करेगा कि इन सर्कुलर मसल को कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और अंदर यहाँ पे ये लिक्विड है, टिश्यू फ्लूइड। तो उस टिश्यू फ्लूइड पे जब प्रेशर पड़ेगा तो एक तरह से वहाँ थोड़ी टर्जिडिटी आ जाएगी। बिल्कुल कैसे? जैसे मैं बताऊँ कि आप एक बलून लीजिए, बलून में आप हाफ वाटर भर दें, जितना पानी उसमें भरा जा सकता है उसमें से थोड़ा बहुत पानी भर लें उस बलून में। बलून के मुंह को बंद कर दें और बलून के पिछले हिस्से को अपने दोनों हाथों से प्रेस करो। तो क्या होगा कि उस हिस्से में जो पानी है वो सारा आगे की तरफ बढ़ेगा
और वो पानी उसकी वॉल के ऊपर, बलून की वॉल के ऊपर प्रेशर डालेगा। और अब आप उस बलून के आगे वाले हिस्से को दबाने की कोशिश करो, वो आसानी से दबेगा नहीं, क्योंकि अंदर वहाँ आगे वाले हिस्से में जो पानी है वो ऑलरेडी प्रेशर डाल रहा है बाहर की तरफ। आई आपको बात समझ में? वो मैकेनिज्म इन एनिमल्स की बॉडी में है कि अगर इस एनिमल को अपनी बॉडी को यहाँ से लिफ्ट करना है तो इस पीछे वाले हिस्से में यहाँ पे जो सर्कुलर मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे, और यहाँ जितना भी लिक्विड भरा होगा वो लिक्विड सारा यहाँ आगे आएगा, और वो लिक्विड यहाँ आगे आकर प्रेशर डालेगा, और प्रेशर डालने से जो बॉडी वॉल होगी उसमें थोड़ी सी टर्जिडिटी या थोड़ी सी हार्डनेस आ जाएगी, और इस तरह से वो अपनी बॉडी को लिफ्ट कर पाएगा। ऐसा मैकेनिज़्म ह्यूमंस में भी है। जब आपने आगे पढ़ा होगा कहीं, या हम पढ़ेंगे इस बारे में आगे पीछे कहीं ना कहीं आएगा ये पार्ट भी जब फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, तो जो ह्यूमंस में मेल में जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो पेनिस में इरेक्शन होता है। तो पेनिस में जो इरेक्शन होता है और पेनिस में जो हार्डनेस आएगी वो भी उसी तरीके से आएगी कि जब सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पर पेनिस में बड़े बड़े ऐसे स्पेसेस होते हैं, और नॉर्मली वो स्पेस खाली रहते हैं, बट सेक्सुअल एक्साइटेशन के समय उन स्पेसेस में ब्लड फिल हो जाता है, और प्रेशर के साथ उनमें ब्लड फिल होता है, और इस तरीके से का वहाँ मैकेनिज्म है कि वो फिल होने के बाद रिटर्न नहीं हो सकता, तो वो भरा हुआ रहेगा, और जब तक वो ब्लड उस पेनिस में भरा हुआ रहेगा द पेनिस बिकम हार्ड एंड इरेक्ट एंड एनलार्ज। तो ये जो वहाँ पर मैकेनिज्म है वैसा का वैसा मैकेनिज्म देखो यहाँ पर भी है। और इस तरह से यहाँ जो लिक्विड है पेनिस के केस में ब्लड, और इस प्लेनेरिया के केस में जो टिश्यू फ्लूइड है वो टिश्यू फ्लूइड एक तरह से स्केलेटल सिस्टम की तरह काम कर रहा है, और जब भी कभी कोई लिक्विड स्केलेटन की तरह काम करता है तो हम उसे हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन कहते हैं। तो अब आपको ये ध्यान रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो क्या करेंगे, स्केलेटल सिस्टम पूछे प्रेजेंट है या एब्सेंट है, तो अगर आपके पास वहाँ एब्सेंट है तो एब्सेंट ही लिखना है, पर ऑप्शन में अगर हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन वर्ड आ जाए वहाँ तो फिर हमारा आंसर फिर एब्सेंट नहीं लिखेंगे, उस केस में फिर हम लिखेंगे कि इनमें हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन प्रेजेंट होता है। व्हाट यू मीन बाय हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन? whenever a fluid यानी कि लिक्विड वर्क एज नहीं, whenever a liquid provide turgidity and serve as skeleton, तो ऐसे स्केलेटन को हम हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन कहते हैं। तो बच्चों ये स्केलेटल सिस्टम का पार्ट हो गया, और अब थोड़ा सा इसमें हम और पढ़ लेते हैं और उसके बाद इसको ख़त्म करेंगे आज के लेक्चर को। एक मैं आपको बता देता हूँ इनमें सेंसरी सिस्टम के बारे में। तो बच्चों सेंसरी सिस्टम इनमें पुअरली डेवलप्ड है, ज़्यादा वेल डेवलप्ड नहीं है। जब अपन प्लेनेरिया बनाते हैं ना, तो प्लेनेरिया में यहाँ दो छोटे आई स्पॉट्स बनाते हैं, ये आँखें नहीं है, आई स्पॉट्स है, यानी एक तो इनमें फोटो सेंसिटिव सेल्स होती है, ये इनके सेंसरी सिस्टम का पार्ट है। दूसरा इनमें टच रिसेप्टर्स भी होते हैं, वो भी सेंसरी सेल्स है, टच रिसेप्टर्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये दो इनमें मेनली सेंसरी सिस्टम होते हैं। और जो पैरासिटिक फॉर्म्स होंगे क्योंकि वो बॉडी के अंदर रहते हैं तो उनमें फोटो रिसेप्टर्स नहीं होंगे, ध्यान रखना है आपको ये बात। और अगेन एब्सेंस ऑफ फोटो रिसेप्टर, और इनफैक्ट कई और तरह के जो रिसेप्टर्स होते हैं वो भी उनको रिक्वायरमेंट नहीं है। जब बॉडी के अंदर ही रह रहे हैं तो ज़्यादा दो सिर्फ टेस्ट का पता चलना चाहिए क्या खाना है क्या पीना है, तो थोड़े कीमो रिसेप्टर्स होंगे, अदरवाइज जो सेंसरी स्ट्रक्चर्स होते हैं वो रिड्यूस्ड होते हैं। और अगेन यहाँ क्लियर कर दें, ये भी आपको ध्यान रखना है कि रिड्यूस्ड सेंसरी स्ट्रक्चर्स इज अगेन अ पैरासिटिक अडेप्टेशन, कि भाई जब पैरासाइट हो आप तो आपको इन सेंसरी स्ट्रक्चर की ज़रूरत कहाँ है। तो लाइट वगैरह फोटो सेंसरी स्ट्रक्चर जो हैं वो इनमें एब्सेंट होंगे। तो रिड्यूस्ड इनमें पैरासिटिक रिड्यूस्ड सेंसरी स्ट्रक्चर्स होंगे, और ये भी पैरासिटिक अडेप्टेशन है। एंड लेट्स टॉक अबाउट देयर नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम में मैं आपको बता देता हूँ कि इनमें जैसे मैं प्लेनेरिया बना देता हूँ, या चलो लीवर फ्लूक ही बनाते हैं। यहाँ पे ये लीवर फ्लूक होगा, और ये उसकी जैसा कि मैंने आपको बताया
एलिमेंट्री कैनाल हो गई। इनमें बच्चों 2 नर्व कॉर्ड्स होगी। एक नर्व कॉर्ड यहाँ इधर होगी, नर्व कॉर्ड। इस बार देखो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है नर्वस सिस्टम। 2 नर्व्स हो जाएगी साइड में, यहाँ 2 नर्व्स हैं। और यहाँ आगे की तरफ ये दोनों नर्व्स आपस में जुड़ के एक रिंग बनाएगी, नर्व रिंग कहते हैं उसको। तो एलिमेंट्री कैनाल के चारों ओर इस तरह से एक नर्व रिंग बनाती है। तो ये इस तरह से इनका 2, तो आपको ध्यान रखना है कि इनके नर्वस सिस्टम में 2 लेटरल नर्व्स होती है, आगे एक नर्व रिंग होती है जो इनके ब्रेन का काम करेगी, अलग से ब्रेन नहीं है इनके पास। और हाँ, एक ये भी ध्यान रखना है आपको कि ये जो दोनों लेटरल नर्व्स हैं ये ट्रांसवर्स नर्व से आपस में कनेक्टेड रहते हैं। तो इस वजह से जो अपीयरेंस है वो लैडर लाइक हो जाती है। तो दे हैव ए लैडर लाइक नर्वस सिस्टम। ठीक है, ज़्यादा कोई क्वेश्चन यहाँ से आने की और पॉसिबिलिटी नहीं है। फाइनली हम बात करते हैं इनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। और जो इनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, हमें ये ध्यान रखना है कि इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वेल डेवलप होता है। और ये एक पैरासिटिक अडेप्टेशन, जितने भी पैरासाइट्स होंगे उनको क्या है कि जब होस्ट मरेगा तो होस्ट के साथ साथ उनको भी मरना है। और ऐसे में फिर क्या है कि लाइफ को कंटिन्यू करना या स्पीशीज़ को कंटिन्यू करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो दे प्रोड्यूस मिलियंस ऑफ एग्स, और इस तरह से वो एग जो है होस्ट की बॉडी से बाहर निकलते हैं, और बाहर भी वो मिट्टी में जाके पड़ेंगे। पता नहीं नया होस्ट कब मिलेगा, तो चांसेस ऑफ गेटिंग ए न्यू होस्ट इज ऑल्सो लो। तो ऐसे में जितने ज़्यादा नंबर ऑफ एग्स प्रोड्यूस करेंगे, दूसरे होस्ट की बॉडी में एंटर होना उनके लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेल डेवलप्ड है। और आपको एक ये ध्यान रखना है कि वेल डेवलप्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ ऑल्सो अ पैरासिटिक अडेप्टेशन। तो आप जब ये वीडियो पढ़ें, सुने, देखें तो एक लिस्ट बना लेना अलग से कि पैरासिटिक अडेप्टेशन कौन कौन से हैं। तो इनमें वेल डेवलप्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। और जो प्लेनेरियंस हैं, प्लेनेरिया जो मैंने बनाया उसमें वेरी हाई कैपेसिटी ऑफ रीजनरेशन, उनमें रीजनरेशन की बहुत अच्छी कैपेसिटी होती है प्लेनेरियंस में। इनफैक्ट जो प्लेनेरिया उसको तो यह कहते हैं कि इट इज़ इमॉर्टल अंडर द एज ऑफ नाइफ, यानी कि चाकू की धार के नीचे अमर। इन द सेंस आप अपने नाइफ को लेकर इसके कितने टुकड़े कर डालो, हर टुकड़े से एक नया प्लेनेरिया डेवलप हो जाएगा। तो इस तरह से इनमें रीजनरेशन की पावर है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। सारे के सारे मेंबर जो हैं वो हर्मेफ्रोडाइट हैं। एक आध एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन में मैं आगे पढ़ूंगा आपको। तो हर्मेफ्रोडाइट है। हाँ, फर्टिलाइजेशन इनमें इंटरनल होगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा। और जो डेवलपमेंट होगा वो एक यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि डेवलपमेंट इज थ्रू मैनी लार्वल स्टेजेस। ये क्या मतलब हुआ इसका, ये अगले लेक्चर में आपको बताऊंगा। डेवलपमेंट इज थ्रू मैनी लार्वल स्टेजेस, ये पूरा हम फेशियोला हिपेटिका का लाइफ साइकिल पढ़ेंगे, ब्रीफ में पढ़ेंगे। तो उस समय आपको ये बात भी समझ में आ जाएगी कि ये मैनी लार्वल स्टेजेस का क्या मतलब हुआ। वैसे मैं अभी बता दूं कि जैसे हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा कि किसी एनिमल में जैसे हमने सिलेंट्रेटा में पढ़ा कि उनमें प्लेनुला लार्वा है, फिर टिनोफोरा में हमने पढ़ा कि सीडिपिड लार्वा है। यहाँ एक ही एनिमल में एक से ज़्यादा लार्वल स्टेजेस मिलेगी। जैसे जैसे ये जो फेशियोला हिपेटिका है हमारा, इसमें 5 लार्वल स्टेजेस होती है, मिरासीडियम, स्पोरोसिस, ट्रेडिया, सर्केरिया, मेटासर्केरिया। तो 5 लार्वा एक ही एनिमल स्पीशीज़ में होगा। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं कि डेवलपमेंट थ्रू मैनी लार्वल स्टेजेस। तो ये हमारा इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट हो गया। और अब हम बात करते हैं इसमें क्लासिफिकेशन की। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि इसमें 3 क्लासेस है। फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज में 3 क्लासेस है, टर्बेलेरिया, ट्रिमेटोडा और सिस्टोडा। इसमें सारे प्लेनेरियंस हैं जो कि फ्री लिविंग होते हैं।
इनको हम एडीवॉर्म्स भी कहते हैं, इनको हम फ्लूक्स कहते हैं। ये सब एंडोपैरासाइट्स हैं और इनको हम, जैसा कि पहले बता दिया है मैंने, टैपवर्म्स कहते हैं और ये भी एंडोपैरासाइट्स हैं। ओके बच्चों, अब हम डिस्कस करते हैं इनके एग्जाम्पल्स। ज़्यादा एग्जाम्पल मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन हमको ध्यान रखना है कि जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें डिजीज़ेस पर कई सारे क्वेश्चंस होते हैं और हेलमिंथ, प्लेटी हेलमिंथेज और जो एस्का हेलमिंथेज के मेंबर्स हैं, इनसे डिजीज़ेस से क्वेश्चन, क्योंकि ये कई तरह की डिजीज़ेस ह्यूमन में कॉज करते हैं और डिजीज़ेस से रिलेटेड क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं, तो हमें यहाँ थोड़े से एग्जांपल डिस्कस करने पड़ेंगे। 2 चैप्टर हमारे लेकिन उससे कंप्लीट होते हैं। क्लासिफिकेशन वाला तो कंप्लीट होता ही है, साथ ही साथ एक चैप्टर हमारा वहाँ से भी कंप्लीट होता है कि डिजीज़ वाला जो पार्ट है वो भी कंप्लीट होता है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल तो हमारा हो गया प्लेनेरिया, जो जिसका साइंटिफिक नेम है डुगेशिया। ठीक है, यहाँ से मैं एक ही एग्जांपल लूँगा, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रिमेटोडा में सारे फ्लूक्स आते हैं, जिसमें से एक हो जाएगा फेशियोला हिपेटिका। फेशियोला हिपेटिका, जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया कि वो शीप और गोट में, उनके लीवर में पैरासाइट है, तो इसलिए हम इसको शीप लीवर फ्लूक कहते हैं। ये इसका कॉमन नेम हो गया, पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल लेना है हमको शिस्टोसोमा। शिस्टोसोमा ये बच्चों ह्यूमन में है, इसको ब्लड फ्लूक कहते हैं कॉमनली। ये ह्यूमन में पैरासाइट है। और तीसरा ओपिस्थोरकिस, ये भी ह्यूमन लीवर फ्लूक है। ये ह्यूमन के लीवर में है, वो ब्लड में है, इसलिए उसको ब्लड फ्लूक कहते हैं। इसको बच्चों चाइनीज़ लीवर फ्लूक भी कहते हैं। ओ माय गॉड, चाइना नाम लेना ही भी बड़ा डरावना है, पूरी दुनिया को परेशान करके रखा है और मुझे यहाँ बिठा के पढ़ाने के लिए बिठा दिया है। ऐसे सामने कोई भी स्टूडेंट नहीं है, पता नहीं मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ, वेरी डिफ़िकल्ट टास्क, और चाइना ही रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए। तो 3 एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ हैं, फेशियोला हिपेटिका, शिस्टोसोमा और ओपिस्थोरकिस। इसमें से ये चाइनीज़ लीवर फ्लूक है। देन वी कम टू सिस्टोडा। सिस्टोडा में हमारे पास सारे के सारे, जैसे कि मैंने बताया, टैपवर्म्स आते हैं। और पहला एग्जाम्पल हम ले रहे हैं टीनिया सोलियम। टीनिया सोलियम सूअर से रिलेटेड है, पोर्क टैप वर्म कहते हैं। मैं पढ़ूंगा आपको ये थोड़ा सा इनके बारे में, बड़ी मज़ेदार बातें हैं, तो हम डेफिनेटली डिस्कस करेंगे। दूसरा एग्जाम्पल है टीनिया सेजिनेटा, तो ये बीफ से रिलेटेड है, गाय भैंसों से रिलेटेड है, डिस्कस करेंगे। इसको हम बीफ टैप वर्म कहते हैं। और जो तीसरा एग्जाम्पल है हमारे पास वो है हाइमेनोलेप्सिस। हाइमेनोलेप्सिस ये ह्यूमन में है, मैन की इंटेस्टाइन में मिलता है ये, तो इनके बारे में बात करेंगे हम। एक और बता देता हूँ एग्जांपल आपको, कभी कभार पूछा जाता है, तो यहाँ हम जो है रिस्क नहीं लेंगे और हमें ये सारे एग्जांपल्स यहाँ याद करने हैं। एक और है इकाइनोकोकस। इकाइनोकोकस, उसको हम डॉग टैप वर्म कहते हैं। तो बच्चों, इसी के साथ प्लेटीहेलमिन्थेस का क्लासिफिकेशन वाला पार्ट भी कंप्लीट होता है, इसके जनरल कैरेक्टर्स भी कंप्लीट हो गए। ये 4 कितने एग्जांपल आपको याद रखने हैं, 4 और 3 7 और 1 8 ही एग्जांपल है। ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है, याद करने ही पड़ेंगे आपको, कोई ऑप्शन नहीं है। तो देखो, 2 तो वैसे ही याद हो गए आपको, इतनी देर से प्लेनेरिया बोल रहा हूँ, प्लेनेरिया आपको पहले से ही याद है। इतनी देर से फेशियोला हिपेटिका बोल रहा हूँ, वो भी आपको पहले से याद हो गया। टीनिया सोलियम आपने कहीं ना कहीं टैप वर्म के नाम तो सुने ही होंगे। तो और अभी वैसे इनको मैं थोड़ा आपको पढ़ाऊँगा, डिस्कस करूँगा इनके बारे में, तो आपको और याद हो जाएंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाला इसका पार्ट हो ही गया। ध्यान रखना है आपको, इनमें फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, ये सभी हर्मेफ्रोडाइट हैं। डेवलपमेंट थ्रू मैनी लार्वल स्टेजेस, नर्वस सिस्टम लेडर लाइक, एक्सक्रीशन फ्लेम सेल से होता है, बाकी कोई ख़ास बात नहीं है।
ये हम सारा पार्ट हो ही गया। मसल्स, बॉडी वॉल कैसी है आपने देखा है। इनकी जो एपिडर्मिस होती है उसमें अलग अलग सेल्स नहीं है, सारी सेल्स फ्यूज होकर एक ही सिंगल लेयर बनती है साइटोप्लाज्म की, उसको हम सिंसाइशियम कहते हैं। माउथ प्रेजेंट है, एनस एब्सेंट है। इंटेस्टाइन आगे जाके दो पार्ट में डिवाइड हो रही है, बाइफरकेटेड इंटेस्टाइन है। ओके, तो ये हमारा शुरुआत हो गई। तो मोस्टली इनमें एंडोपैरासाइट है और आपको पता चल ही गया होगा कि सिर्फ प्लेनेरिया को छोड़ दो तो ट्रिमेटोडा और टर्बेलेरिया को छोड़ दो, ट्रिमेटोडा और सिस्टोडा के जो मेंबर्स हैं वो एंडोपैरासाइट हैं और ये फ्री लिविंग फॉर्म्स होती है। तो बच्चों इसी के साथ अब मैं इस लेक्चर को यहाँ ख़त्म करता हूँ। अगले लेक्चर में मिलेंगे, थोड़ा सा फेशियोला हिपेटिका का लाइफ साइकिल पढ़ेंगे, थोड़ा सा टीनिया सोलियम के बारे में भी पढ़ेंगे, शिस्टोसोमा भी पढ़ेंगे, हमारी बॉडी में कैसे आ गया वो, चाइनीज़ लीवर फ्लूक क्या होता है उसके बारे में भी बात करेंगे। और इसी के साथ इसको ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।